भारत में होने जा रहा है सबसे बड़ा युद्धाभ्यास। तरंग शक्ति युद्धाभ्यास में भारतीय वायुसेना के साथ दुनिया के तमाम देशों के हवाई योद्धा अपने हुनर का प्रदर्शन करेंगे। इस युद्धाभ्यास के लिए 51 देशों को निमंत्रण भेज दिया गया है। इनमें से कई देश अपने फाइटर जेट्स और ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के साथ अपने युद्ध कौशल का प्रदर्शन करने की तैयारी कर चुके हैं। देखिए उसकी तस्वीरें। फाइटर जेट्स की दहाड़ से गूंज उठेगा आसमान। जब हिंद के वायुवीर देंगे पराक्रम का प्रमाण। दुनिया के 51 देश बनेंगे वायुसेना के शौर्य के गवाह। तरंग शक्ति युद्धाभ्यास बनेगा भारत की वायु शक्ति की मिसाल। पूरी हो चुकी हैं तैयारियां। तारीखों का भी हो चुका है ऐलान। भारतीय वायुसेना बनने जा रही है सबसे बड़े युद्धाभ्यास तरंग शक्ति की मेजबान। तरंग शक्ति युद्धाभ्यास कितना बड़ा होगा, इसका अंदाजा इसी बात से लग जाता है कि भारत ने इसके लिए 51 देशों को निमंत्रण भेजा है। 18 देशों ने इसे स्वीकार भी कर लिया है, जिनमें 10 देश अपने फाइटर जेट्स और ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के साथ इस युद्धाभ्यास में शामिल होने के लिए आ रहे हैं। तरंग शक्ति युद्धाभ्यास 2 फेज में होगा। युद्धाभ्यास का पहला फेज 6 अगस्त से 14 अगस्त तक चलेगा। ये फेज तमिलनाडु के सुलूर में पूरा होगा। दूसरा फेज राजस्थान के जोधपुर में आयोजित होगा। ये फेज 29 अगस्त से 14 सितंबर तक चलेगा। It will be an opportunity for us to showcase our indigenous skills and our spirit of Indian aviation industries, and also foreign industries also will be participating in this, and this will give us a boost to India's aerospace industry, to have a collaboration with them, to seek new ideas, to convey new ideas that we have. So, on a whole, it will be a display of Indian capability and capacity during this exercise, during flying, as well as during this exposition. इस युद्धाभ्यास में भारत अपने शक्तिशाली फाइटर जेट्स और हेलीकॉप्टर के साथ आसमान में अपने हुनर का प्रदर्शन करेगा। इनका साथ देने के लिए दुनिया के तमाम देशों से आए ताकतवर फाइटर जेट्स भी आसमान में अपना युद्ध कौशल दिखाएंगे। इस युद्धाभ्यास में अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, स्पेन, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और यूएई जैसे देश अपने फाइटर जेट्स के साथ हिंदुस्तान पहुंचने वाले हैं। इस युद्धाभ्यास में भारतीय वायुसेना के राफेल, सुखोई, मिराज, जगुआर और तेजस फाइटर जेट्स हिस्सा लेंगे। वहीं प्रचंड और रुद्र और ध्रुव जैसे हेलीकॉप्टर भी आसमान में अपना दम दिखाएंगे। C-130 हरक्यूलस, IL-78 जैसे आसमान के बाहुबली भी इस युद्धाभ्यास का हिस्सा बनेंगे। इनके साथ ही दूसरे देशों के F-16, F-18, A-10 और टाइफून फाइटर जेट्स इस युद्धाभ्यास में शामिल होंगे। पहले चरण में सुलूर में 72 एयरक्राफ्ट अपनी शक्ति का प्रदर्शन करेंगे। इनमें से 32 विदेशी विमान और 40 भारतीय वायुसेना के होंगे। पहले चरण में भारतीय नौसेना के MiG-29 के एयरक्राफ्ट भी शामिल होंगे। दूसरे चरण में कुल 80 विमान आसमान में अपना हुनर दिखाएंगे, जिनमें से 40 भारतीय वायुसेना के होंगे। दोनों चरणों में 150 से ज्यादा विमान शामिल होंगे। ये मेगा युद्धाभ्यास भारतीय वायुसेना को भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार करने का काम करेगा। तरंग शक्ति में वायुसेना के जवानों को दुनिया के दूसरे वायु सैनिकों की काबिलियत परखने का मौका भी मिलेगा। ये मित्र देशों के साथ सैन्य तालमेल बढ़ाने का बेहतरीन मौका है, ताकि भविष्य में जरूरत पड़ने पर ये सभी देश एकजुट होकर दुश्मन को हर मोर्चे पर परास्त कर सकें। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
और अब बात देश के कुछ हिस्सों में आई कुदरती आपदाओं से जूझते और लोगों की जान बचाते देश के जाबाजों की। हिमाचल के अलग अलग इलाकों में आज बादल फटने से तबाही मची, जिसके बाद एनडीआरएफ समेत दूसरी रेस्क्यू टीमें लोगों के राहत बचाव में जुट गई। सीएम सुक्खू के मुताबिक एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पुलिस, होमगार्ड्स और फायर सर्विसेज की टीमें राहत, खोज और बचाव कार्य में जुटी हैं। हिमाचल प्रदेश के रामपुर में बादल फटने की सूचना मिलते ही प्रशासन हरकत में आ गया। एनडीआरएफ की टीम ने आनन फानन में पहुंचकर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया है। आईटीबीपी स्पेशल होमगार्ड की टुकड़ी को भी रेस्क्यू में शामिल किया गया है। उफनती दरिया के पार फंसे लोगों को बचाने के लिए एनडीआरएफ ने रस्सी के जरिए रेस्क्यू शुरू किया। एनडीआरएफ के जवान रस्सी के जरिए दरिया के पार पहुंचे और एक एक करके लोगों को सुरक्षित ठिकाने पर पहुंचाना शुरू कर दिया। बताया जा रहा है कि रामपुर क्षेत्र के समेज खड्ड में हाइड्रो प्रोजेक्ट के नजदीक आज सुबह बादल फटने से ये आपदा आई। कई जगह सड़क बंद होने की वजह से रेस्क्यू टीम को उपकरणों के साथ 2 किलोमीटर पैदल चलकर घटना स्थल पर पहुंचना पड़ा। एम्बुलेंस समेत सभी जरूरी सुविधाएं रेस्क्यू ऑपरेशन में शामिल की गई हैं। अभी तक 30 से ज्यादा लोगों के लापता होने की जानकारी है, जिनकी तलाश की जा रही है। ये तस्वीर हिमाचल के ही कुल्लू की है, जहां मलाड़ा नाले में भारी बारिश के दौरान बादल फटने से पानी सब कुछ बहा लेने पर आमादा हो उठा। उफनते नाले के पार फंसे एक शख्स का एनडीआरएफ की टीम ने रस्सी के जरिए सुरक्षित रेस्क्यू किया। हिमाचल प्रदेश के अलग अलग इलाकों में आज बादल फटने की घटना के बाद एनडीआरएफ की 3 टीम को रेस्क्यू ऑपरेशन में लगाया गया है। रामपुर में एनडीआरएफ की एक टीम तैनात है, एक टीम कुल्लू में रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी है और तीसरी टीम को मंडी में तैनात किया गया है। एक टीम को सुंदरनगर में स्टैंड बाई के तौर पर रखा गया है, जिसे जरूरत पड़ने पर एयरलिफ्ट कर घटनास्थल की ओर रवाना किया जा सकता है। बादल फटने की तीसरी घटना हिमाचल के मंडी में हुई। मंडी के थलूट खोड़ की ये तस्वीर बताने के लिए काफी है कि हालात किस कदर बेकाबू हो रहे हैं। पानी हाहाकार मचा रहा है, बड़ी संख्या में पेड़ और मकान धराशायी हो चुके हैं। एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू ऑपरेशन में जुट गई है। एनडीआरएफ की टीम को घटनास्थल की ओर रवाना कर दिया गया है। सड़कें और रास्ते टूट जाने की वजह से आपदा में फंसे लोगों तक रेस्क्यू टीम को पहुंचने में दिक्कत आ रही है। मंडी जिला प्रशासन ने रेस्क्यू के लिए एयरफोर्स की मदद मांगी है। कुल्लू से कमलजीत संधू के साथ रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, हिमाचल में बादल फटने की वजह से हालात कितने भयावह हो चुके हैं, उसकी तमाम तस्वीरें तो आपको दिखाई रहे हैं। कुल्लू का हाल क्या है, कुल्लू में हालात कैसे हैं, ज्यादा जानकारी दे रहे हैं मेरे सहयोगी मनमिंदर अरोड़ा। बीती रात आई भारी बारिश ने कुल्लू जिला के तमाम इलाकों में भारी तबाही मचाई है। अगर मैं कुल्लू जिला के मलाना की बात करूं तो यहाँ मलाना डैम जो है वो काफी क्षति उसको पहुंची है। एक दीवार जो मलाना की जो टूट गई है, जिसके बाद जो है यहाँ पर जो पावर हाउस है वहां पे लोग फंस चुके हैं। आप देख सकते हैं कि बादल फटने के बाद है इस पार्वती नदी में कितना फ्लो जो है वो अब तेज हो गया है। हालांकि जो नदी किनारे जो लोग थे, अब उन्हें सुरक्षित स्थानों पर जाने की सलाह दी गई है। और साथ ही जो कुछ जो इसके साथ जो नदी किनारे जो लगते इलाके थे, वहां पे कुछ घर भी ढहे हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि जिस तरह से ये सामने जो निर्माणाधीन बिल्डिंग थी जो अब पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुकी है। अभी कुछ समय पहले ही से बनाया गया था, लेकिन अब आज इस आई तबाही ने इस पूरे इलाके में तबाही मचाना शुरू कर दिया है। हालांकि इसी तरह की तबाही कुल्लू मनाली के अलग अलग इलाकों में हुई है। यहाँ पे सब्जी मंडी की एक 6 करोड़ की जो बिल्डिंग थी वो पूरी तरह से धराशायी हुई है। सबसे ज्यादा नुकसान जो है वो आनी के बागी पुल में हुआ है। यहाँ पे 7 से 8 जो घरों को के बहने की सूचना है। और साथ ही जो यहाँ पे बताया जा रहा है कि अभी 8 से 9 लोग जो अभी लापता हैं। फिलहाल अभी मौसम जो है अभी कुछ समय के लिए रुका हुआ है, जिसके बाद जो अभी नदी नालों का जलस्तर अभी थोड़ी देर के लिए थमा है। अगर क्योंकि मौसम विभाग की जो प्रेडिक्शन थी, क्योंकि अगले 36 घंटों में अभी इस तरह से बारिश का अलर्ट मौसम विभाग द्वारा जारी किया गया था। अगर इसी तरह से ये हालात जारी रहे तो कुल्लू मनाली में काफी जो इसका नुकसान जो झेलना पड़ेगा। अगर उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में भी जम के बादलों की मनमानी चल रही है। आपको दिखाते हैं टिहरी की तस्वीरें। टिहरी में बादल फटने से सैलाब आ गया। तस्वीरों में आप ये देख सकते हैं कि किस तरह बादल फटने से हालात खराब है।
ऐसे हालात में वहां फंसे लोगों के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन भी चलाया जा रहा है। बचाव दलों के जवान इलाके में फंसे लोगों को निकाल रहे हैं और सुरक्षित जगहों पे पहुंचा रहे हैं। लेकिन रेस्क्यू टीमों ने समय पे पहुंच के नुकसान होने से बचाया। ये तो टेम्पोरी ब्रिज है जो हम मंगा रहे हैं ऋषिकेश से। 5 to 7 डेज में इसको हम रेडी करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी से लगातार वार्ता हो रही है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमको रिलीफ एंड जो भी हमारा अभियान है उसको तेज करने के लिए भी निर्देशित किया है और उनके द्वारा बताया गया कि वो शीघ्र यहाँ पर निरीक्षण भी करेंगे। अब देखिए, उत्तराखंड में भारी बारिश और बादल फटने की वजह से केदारनाथ धाम में पैदल मार्ग को नुकसान पहुंचा है, जिसके बाद आज के लिए यात्रा को रोक दिया गया। एहतियातन यात्रियों को सुरक्षित जगह ठहरने के लिए कह दिया गया है। बड़ी लिंचोली में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। श्रद्धालुओं को आपातकालीन हेलीपैड पर लाया जा रहा है। नदी पार करवाने के लिए एनडीआरएफ और डीडीआरएफ के जवान मदद कर रहे हैं। असल में रामबाड़ा से लिंचोली के बीच में कई जगह पैदल यात्रा मार्ग टूट गया। वहां मंदाकिनी नदी के ऊपर बने 2 पुल तेज बहाव में बह गए। हालांकि ये पुल पुराने पैदल मार्ग पर बने हुए थे। इन पुलों का इस्तेमाल कुछ यात्री और घोड़े खच्चर वाले शॉर्टकट रूट के तौर पर इस्तेमाल करते थे। इसके अलावा सोनप्रयाग के पास भी सड़क को नुकसान पहुंचा। हालांकि यात्रा के दौरान लोगों की मदद के लिए वहां एसडीआरएफ और उत्तराखंड पुलिस के जवान मौजूद रहते हैं। केदारनाथ पैदल यात्रा मार्ग के भीमबली में बादल फटने के कारण मंदाकिनी नदी उफान में आ गई और कई दुकानें ध्वस्त हो गई। इसके अलावा रामबाड़ा में जो केदारनाथ पैदल मार्ग पर 2 पुल थे वह भी नदी की भेंट चढ़ चुके हैं, जबकि गौरीकुंड स्थित घोड़ा पड़ाव और शटल पार्किंग को भी नुकसान पहुंचा है। सोनप्रयाग में केदारनाथ यात्रा को जोड़ने वाला केदारनाथ हाईवे का लगभग 100 मीटर हिस्सा पूरी तरह वॉश आउट हो गया है। आप देख सकते हैं कि जो मंदाकिनी नदी है काफी विकराल रूप धारण करके बह रही है। इसी मंदाकिनी नदी ने कल रात केदार घाटी में जमकर तूफान मचाया है। लहरें इंसानी हौसलों का इम्तिहान ले रही हैं। केरल के वायनाड में कुदरती आपदा के बाद से राहत और बचाव का काम जारी है। अब तक 3000 से ज्यादा लोगों को इस कुदरती आपदा के बाद से बचाया जा चुका है। ऐसे सभी लोगों के लिए अलग अलग 45 कैंप्स बनाए गए हैं, जिनमें 3000 से ज्यादा लोगों ने शरण ली हुई है। एक तरफ कैंप में ठहरे लोगों का ध्यान रखा जा रहा है, तो दूसरी तरफ सेना और दूसरी एजेंसियां लगातार मलबे के ढेर में जिंदगियां तलाश करने में जुटी हुई हैं। इंसानी जान बचाने के लिए जवान कई चुनौतियों से लोहा ले रहे हैं। वायनाड में हादसे वाला इलाका दूर तक फैला है। ऐसे में अंदर तक पहुंचने के लिए अस्थायी पुल बनाए जा रहे हैं। इन पुलों को बनाने का मकसद यही है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक मदद पहुंचाई जा सके। इसलिए इसे जिंदगी बचाने का महा मिशन कहा जा रहा है। और केरल के वायनाड में मिशन जिंदगी का आज तीसरा दिन है। सभी की निगाहें सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और दूसरी एजेंसियों पर लगी हैं। पीड़ित परिवार ही नहीं, पूरा देश उम्मीद का दामन थामे है कि वहां से कुछ राहत भरी खबर जरूर निकलकर सामने आएगी। तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं जानमाल का नुकसान तो यहां पर हुआ है, लेकिन मिशन जिंदगी का अभियान भी लगातार जारी है। केरल के वायनाड की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर तीसरा दिन जारी है और तमाम बचाव दल और बचाव कर्मी यहां पर मौजूद हैं। कुदरत की बेरुखी के बीच केरल के वायनाड में मिशन जिंदगी जारी है। सेना के साथ ही एनडीआरएफ और एसडीआरएफ समेत तमाम एजेंसियां युद्ध स्तर पर बचाव के काम में जुटी हैं। अब तक 3000 से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू कर 45 रिलीफ कैंप में शिफ्ट किया गया है। सरकार के अनुसार अब भी 180 से ज्यादा लोगों के मलबे में फंसे होने की आशंका है। राहत और बचाव में जुटी एजेंसियां प्रभावितों तक पहुँचने में जुटी हैं। भारी बारिश के कारण मंगलवार तड़के बड़े पैमाने पर हुए भूस्खलन में वायनाड के 4 गांव मुंडकई, चुरलमला, अट्टमाला और नूलपुझा पूरी तरह तबाह हो गए थे। तीनों सेनाओं ने इस राहत और बचाव ऑपरेशन में अपने जवानों और तकनीकी विशेषज्ञों को लगाया हुआ है। मैं मुंडकई पे पास हूँ। ये एपिक सेंटर है जहाँ पे ये लैंडस्लाइड हुआ। आप देख सकते हैं कपड़ा, शूज, प्लेट्स, गैस स्टोव सब कुछ इधर पड़ा हुआ है। बहुत लोग यहाँ पे थे और आप देख सकते हैं रेस्क्यू ऑपरेशन भी यहाँ पे चालू है। चुरलमला और मुंडकई गांव को जोड़ने वाला पुल भारी बारिश में बह गया था। मुश्किल हालात में
सेना अस्थायी पुल बनाकर लोगों को यहाँ से शिफ्ट करने में लगी है। अब तक 1000 से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया है। देख सकते हैं जो ब्रिज है उसको बनाने के लिए कितना तकलीफ हो रहा है। पानी बहुत तेज से चल रहा है, मगर इंडियन आर्मी इस काम पे लगे हुए, जहां पे ये लोग उनका ब्रिज बना सकते हैं और लोगों को उस तरफ भेज सकते हैं। जाहिर है राहत और बचाव के काम में और तेजी लाई जा रही है। त्रिवेंद्रम और बेंगलुरु से सेना की कई कंपनियों को कालीकट मूव किया गया है। केंद्र और बाकी राज्यों से भी मदद केरल तक पहुंचाई जा रही है। हालात पर काबू पाने के लिए लगातार मंथन जारी है। आज भी केरल के मुख्यमंत्री पी विजयन वरिष्ठ मंत्रियों और अधिकारियों के साथ हालात पर चर्चा करेंगे। उम्मीद है इन तमाम कोशिशों का असर होगा और जल्द ही यहाँ जिंदगी पटरी पर लौटेगी। वायनाड से सगय राज और शिवी मोल केजी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और चलिए अब आपको दिखाते हैं श्रीनगर में मौसम का नजारा। पूरे जम्मू कश्मीर में पिछले कई दिनों से काफी गर्मी पड़ रही थी, लेकिन वहां राहत की बारिश ने नजारा सुहाना बना दिया। देखिए हमारे सहयोगी मीर फरीद की एक खास रिपोर्ट। देश के विभिन्न हिस्सों की तरह घाटी में भी आज सुबह से ही तेज बारिशों का सिलसिला शुरू हुआ। ये बहुत महत्वपूर्ण जो मौसम में बदलाव आया, क्योंकि कश्मीर जो है, जो इसका मिजाज रहता था, जो हिस्टोरिकली एक मौसम रहता था, उससे हटके बहुत भयंकर गर्मी यहाँ हो रही थी। पिछले 2-2.5 महीने से बारिश नहीं हो रही थी, उसके चलते सूखे सी हालत थी, जहां नदी नाले सूख रहे थे। और विशेषज्ञ जो है एक अलार्म उन्होंने दिया था कि ये जो सूखा है, घाटी का जो हॉर्टिकल्चर है, एग्रीकल्चर है, इसके लिए जो है काफी बुरा ये जो है संदेश हो सकता है। लेकिन आज सुबह से ही तेज बारिशें आप देख सकते हैं। डल लेक के आसपास भी मौसम काफी सुहावना हुआ है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि जो बारिशों का सिलसिला चलेगा और आज ही नहीं बल्कि आने वाले समय में तकरीबन 4-5 दिन जो है तेज बारिश हो सकती है। तो उसके चलते जो भूस्खलन है और जो फ्लैश फ्लड है वो भी हो सकते हैं। कई जगह पे क्लाउड बर्स्ट भी हो सकता है और उस वजह से पानी के रेले पहाड़ों से तेजी से आके बस्तियों में आ सकते हैं और जो नदी नाले हैं वो ओवरफ्लो होके जो है आसपास के इलाकों में पानी घुस सकता है। अब आपको देश भर में आस्था के रंग दिखाते हैं। इस वक्त उत्तर भारत के ज्यादातर इलाके कांवड़ियों से गुलजार हैं। सड़कों पे हर जगह कांवड़िए नजर आ रहे हैं। आस्था और भक्ति की ये तस्वीर बेहद शानदार है। बिना जूते चप्पल पहने कांवड़िए हरिद्वार से गंगा जल लेकर अपने अपने घर की ओर निकल रहे हैं। कल सावन की शिवरात्रि है। सभी कांवड़िए अपने यहाँ के शिवालयों में हरिद्वार से लाए जल से शिव जी का जलाभिषेक करेंगे। वहीं हरिद्वार में कांवड़ मेला भी चरम पे है। इस बार रिकॉर्ड तोड़ श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद है, लिहाजा प्रशासन पूरी मुस्तैदी से व्यवस्था में जुटा हुआ है। डाक कांवड़ को लेकर भी खास इंतजाम किए गए हैं। और देखिए जन कल्याण की कामना के साथ हमारे सहयोगी मनीष चौरसिया इस वक्त खुद कांवड़ यात्रा पर निकले हुए हैं। रास्ते में आस्था की इस महायात्रा में लोगों से उनकी मुलाकात हो रही है, सब चीजें हो रही हैं। सीधा मनीष के पास ही चलते हैं और रुक कर लेते हैं। मनीष, दिखाइए तस्वीरें। इस वक्त आप कहां पर पहुंचे हैं, क्या तस्वीरें? और मेरा सवाल आपसे, पर्सनल सवाल ये है कि अब तक की पूरे से यात्रा मार्ग के दौरान ऐसा क्या अद्भुत अलौकिक नजारा आपको देखने को मिला जिसने आपको अचंभित कर दिया? बहुत सटीक सवाल है, इसकी टाइमिंग बहुत सही है और मुझे अचंभित कर रही है ये तस्वीर जो बिल्कुल अभी मेरे पीछे से यहाँ से गुजर रही थी। रुकिए आप लोग प्लीज, और देखिए आपकी जो बच्चे की साइकिल होती है उस पर लेकर वो चल रहे हैं बच्चों को। छोटे छोटे बच्चे साथ में हैं, महिलाएं हैं। ये तस्वीर मेरी यात्रा का आज चौथा दिन है और ये तस्वीर मैं पहली बार देख रहा हूँ किस तरह से जो बच्चे हैं उनको इस तरह से उनकी प्रैम में लाया जा रहा है। क्या नाम है आपका? जी पारुल। पारुल। पारुल, कहाँ से हैं आप लोग? मुल्लाड़े से, सरदने के पास मुल्लाड़े। अच्छा, तो बच्चों के साथ यात्रा करनी थी इसलिए इतना इंतजाम किया इस तरीके से? जी मेरे हस्बैंड आए, उनके घर आए थे। अच्छा। हाँ जी। आपका क्या नाम है? कुसुम। कुसुम, आपका ही बच्चा है? हाँ जी। तो इस तरह से रुकिए ना, इस तरह से यात्रा आप कर रही हैं इसके साथ, कितना मुश्किल है या फिर अच्छा लग रहा है? नहीं, सही लग रहा है। इसकी बोली हुई है जी। हम अपनी इच्छा से ला रहे हैं, बोली हुई है हमारी। बोनी? अच्छा, मतलब पहली बार है इसका? नहीं, दूसरी बार है। दूसरी बार? अच्छा, जोड़े से लाते हैं। जब ये पहली बार आया था तब इसकी उम्र कितनी थी? नहीं, दूसरी, पहली भी इससे आया था।
मुजफ्फरनगर से ली थी हमने ये। हाँ। कितने साल का है? 3 साल का। ये देखिए, ये बच्चे के साथ आई हैं, प्राइम में लेकर आई हैं। किन किन बातों का खास ख्याल रखना पड़ता है जब आप छोटे बच्चों के साथ कांवड़ यात्रा पर जाते हैं? हरिद्वार में इतनी भीड़ होती है, रास्ते में इतनी गाड़ियां हैं, किन बातों का ख्याल आप रखें? सही कह रहे, बहुत मुश्किल है जी। इसके खाने पीने का इंतजाम कैसे है? इसके पापा आएंगे क्या, बस जहाँ भूख लगे वहीं खवा ले। मैं परेशान नहीं करता? नहीं, किलत जाता। हाँ, बैठे बैठे थक जाता है। हाँ, तो ये भी एक तस्वीर है जो मुझे पहली बार दिखाई पड़ी है शुगुफ्ता, और देख लीजिए ऐसी तस्वीरें बहुत कम दिखाई पड़ती हैं। बिल्कुल छोटे कांवड़ी हैं भाई साहब, ये तो एक बिल्कुल अनोखी तस्वीर है, एक महिला और अपने बच्चे को प्राम में लिए जाती हुई। लेकिन हमने कल भी आपको देखा था, आप कुछ महिलाओं से बात कर रहे थे, महिलाओं में भी कांवड़ जो है महिलाएं भी इस बार उठाए हैं। उनके एक्सपीरियंसेस के बारे में बताइए। कल हमने देखा था आप उनसे बातचीत कर रहे थे। बिल्कुल, कई महिलाओं से हमारी बातचीत हुई है। हालांकि इस कांवड़ यात्रा में आपको महिलाओं की संख्या बहुत कम दिखाई पड़ेंगी। अगर 100 पुरुष हैं तो शायद 10 महिलाएं आपको बमुश्किल दिखाई पड़ेंगी। लेकिन जो भी महिलाएं दिखाई पड़ती हैं, उनका जज्बा, उनका हौसला, उनकी आस्था का टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि व्यवस्था तो इस पूरे कांवड़ मार्ग पर की जाती है, लेकिन कई बार फीमेल्स के लिहाज से वॉशरूम और टॉयलेट की व्यवस्था उस तरीके से नहीं होती है। थोड़ी मुश्किलें उनके लिए होती हैं, लेकिन फिर भी वो यात्रा पर निकलती हैं। अनुभव लगभग सबके एक जैसे होते हैं। हर कोई कहता है, आज हमें सुबह एक महिला मिली, उनकी ये 17वीं कांवड़ यात्रा थी, अपनी बहन को भी लेकर वो इस बार आई। तो कई तस्वीरें होती हैं। फिलहाल ये हाईवे आप देखिए, और इस हाईवे पर जो तस्वीरें हैं वो इस वक्त बिल्कुल वैसी ही कि चारों तरफ आपको सिर्फ कांवड़ यात्री दिखाई पड़ेंगे। डाक कांवड़ की संख्या सबसे ज्यादा है, और अब सब थोड़ी जल्दी में है क्योंकि कल तक सबको पहुंचना है। कल शिवरात्रि है और हर किसी का टारगेट शिवरात्रि तक ही जल चढ़ाने का होता है। तो यहाँ थोड़ी जल्दबाजी में आपको दिखाई पड़ते हैं भोले, लेकिन देखिए किस तरह से इनकी चप्पल टूटी, फिर भी ये रुके नहीं और दौड़ना शुरू कर दिया। ये डाक कांवड़ होती है जिसमें आपको रुकना नहीं होता है। आपने कांवड़ उठाई तो लगातार आपको भागते रहना है, दौड़ दौड़ कर ही ये अपनी यात्रा को पूरा करते हैं। तो ये तस्वीरें बेहद खास हैं। इन तस्वीरों के जरिए ही हमने भी इस बार कांवड़ यात्रा को और करीब से जानने की, समझने की, उसके नियम जानने की कोशिश की है। मैंने भी जल उठाया है, हृदय से लगाकर इसको बढ़ रहा हूँ गाजियाबाद की तरफ, बुद्धेश्वरनाथ मंदिर में हम भी अपने रूट के बारे में, मनीष अपने रूट के बारे में भी जरा हमें बताइए कि आज कहाँ तक पहुंचेंगे आप, क्या रूट मार्ग आपका रहेगा, कितना डिस्टेंस तय करने वाले हैं? दिल्ली से हम लोग चले थे, हरिद्वार पहुंचे, हरिद्वार से हम एक दिन रुककर कल हम चले, तो कल हम मुजफ्फरनगर पहुंचे थे। मुजफ्फरनगर में हमने रात बिताई, सब कुछ जाना वहाँ हालचाल। अब सुबह हम मुजफ्फरनगर से निकले हैं। रास्ते में कांवड़िये जिस तरह से ब्रेक लेते हैं नाश्ते पानी का, वही एक छोटा सा ब्रेक हमने भी लिया था। तस्वीरें आपको हमने भेज रखी हैं। और अब यहाँ से हम पहुंचकर धीरे धीरे मेरठ की तरफ पहुंचेंगे। मेरठ और मुजफ्फरनगर के बीच की दूरी लगभग 75-80 किलोमीटर की है। हमने लगभग 20-25 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है वो कवर कर लिया है। अभी हमें 40 किलोमीटर और जाना है, और इस तरह से हम यात्रा अपनी पूरी करने वाले हैं। रास्ते में हमें जो भी कांवड़िया मिलता है, अलग रंग, अलग ढंग के साथ, हम उनसे बात जरूर करते हैं। तस्वीरें बेहद खास है, इन तस्वीरों के साथ आगे बढ़ना और ज्यादा खास है। देखिए किस तरह के डाक कांवड़िये हैं, वो अपने ट्रकों के ऊपर आराम से इस तरह से नाचते घूमते दिखाई पड़ते हैं। लेकिन हाँ, आज अंतर ये है पिछले 4 दिन की यात्रा में कि आज हाईवे पर आपको इन डाक कांवड़ियों की जो स्पीड है वो थोड़ी सी ज्यादा दिखाई पड़ेगी। बिल्कुल मनीष, आज डाक कांवड़ियों की स्पीड ज्यादा इसलिए भी मिलने वाली है क्योंकि कल शिवरात्रि है और सभी समय पर और वक्त पर वापस पहुंचना चाहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हरिद्वार में कांवड़ मेला चरम पे है। इस बार रिकॉर्ड तोड़ श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद की जा रही है। लिहाजा प्रशासन पूरी मुस्तैदी से व्यवस्था में जुटा हुआ है। डाक कांवड़ को लेकर भी खास इंतजाम किए गए हैं। देखिए आप भी। कांवड़ मेला अब आखिरी चरण की ओर बढ़ रहा है। डाक कांवड़ शुरू हो गए हैं और भोले के भक्तों का उत्साह चरम पर है। हरिद्वार के बैरागी कैंप और दक्षद्वीप पार्किंग में हजारों की तादाद में डाक वाहन पार्क किए गए हैं और यहां से कांवड़िये अपने अपने गंतव्य की ओर रवाना हो रहे हैं। दरअसल डाक कांवड़ एक रिले दौड़ की तरह है, जिसमें कांवड़िये एक एक कर गंगाजल लेकर दौड़ते हैं और आगे जाकर दूसरे कांवड़िये को देते हैं। इस तरह ये सिलसिला चलता रहता है।
इस दौरान महादेव के भक्तों का उत्साह और ऊर्जा देखने लायक होती है। प्रशासन के मुताबिक अब तक करीब 3 करोड़ कांवड़िए हरिद्वार से गंगाजल लेकर महादेव के जलाभिषेक के लिए अपने गंतव्य की ओर रवाना हो चुके हैं और ये संख्या 5 करोड़ तक जा सकती है। लिहाजा चाक चौबंद व्यवस्था सुनिश्चित करने में तमाम सरकारी महकमे जुटे हैं। भोले के भक्तों की सुरक्षा के लिए मेला क्षेत्र में करीब 400 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं और 4 ड्रोन के जरिए पूरे मेला क्षेत्र की निगरानी की जा रही है। खुद एसएसपी और दूसरे अधिकारी व्यवस्था की मॉनिटरिंग करने में जुटे हैं। प्रशासन पूरी मुस्तैदी के साथ व्यवस्था में लगा है। इसी का नतीजा है कि बड़ी तादाद में भोले के भक्तों की आवाजाही के बीच कांवड़ मेला सुगमता से चल रहा है और सावन में हर ओर बम बम भोले की जयकार है और महादेव की निर्बाध भक्ति की शक्ति दिखाई दे रही है। मुदित अग्रवाल, हरिद्वार, गुड न्यूज टुडे। और दिल्ली एनसीआर से होते हुए गंतव्य की ओर जा रहे शिव भक्त कांवड़ियों का उत्साह अपने चरम पर है। बीच राह में यहां उनके शानदार स्वागत के लिए खुद पुलिस प्रशासन मुस्तैद है। मुस्लिम समुदाय भी उनका जोरदार तरीके से स्वागत कर रहा है। उन पर पुष्प वर्षा की जा रही है और कांवड़िए अपने इस स्वागत को देखकर फूले नहीं समा रहे। सावन का महीना है, चारों ओर माहौल भक्तिमय है। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में भी हर कोई शिव भक्ति में लीन नजर आ रहा है। यहाँ जगह जगह शिव भक्त कांवड़िए अपनी अलग अलग कांवड़ों के साथ पहुंच रहे हैं और उन पर पुष्प वर्षा की जा रही है। प्रशासन खुद कांवड़ियों के स्वागत में फूल बरसा रहा है। अपने इस तरह के स्वागत से कांवड़ियों में खुशी की लहर है। देखो, उत्तराखंड में और उत्तर प्रदेश सरकार ने काफी मदद की है कांवड़ियों की, और ये जो विशाल भंडारे लगा रखे हैं और ये शिविर लगा रखे हैं, बहुत काफी अच्छा व्यवस्था कर रखी है। वहीं हापुड़ में भी दूर दूर से कांवड़िए अपनी रंग बिरंगी अनोखी कांवड़ लेकर पहुंच रहे हैं। गंतव्य की ओर जा रहे कांवड़ियों के स्वागत के लिए खुद पुलिस तैयार थी। पुलिस ने यहां पहुंचे कांवड़ियों के स्वागत पर पुष्प वर्षा की। यहां पहुंचे कांवड़िए अपने स्वागत से गदगद दिखे। हम हरिद्वार से गुलावटी जिला बुलंदशहर जा रहे हैं और हापुड़ बाईपास पे ये पुलिस वालों ने बहुत अच्छी सेवा करी, पुष्प वर्षा के। हमारे भोले बाबा की बहुत सेवा करी और हमारी भी बहुत सेवा करी है। अभी हापुड़ बाईपास पे हमें पुलिस वालों ने फूल बरसाकर और तिरंगा दे करके बहुत ही अच्छा सम्मानित करा और जलपान बिल्कुल सब बेहतरीन, हमें सम्मानित बहुत अच्छा करा है। वहीं हापुड़ में कांवड़ यात्रा के दौरान हिंदू मुस्लिम एकता और भाईचारे का रंग भी देखने को मिला। यह मुस्लिम समुदाय के लोगों ने कांवड़ियों पर जमकर पुष्प वर्षा की। मुस्लिम समुदाय यहां कांवड़ियों पर फूल बरसाकर न सिर्फ हिंदू मुस्लिम एकता का संदेश दे रहा है, बल्कि भाईचारे को भी बढ़ावा मिल रहा है। मुस्लिम समाज के लोगों के कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा किए जाने से शिव भक्तों में खुशी की लहर दिखी। शिव भक्तों का ये उत्साह राजधानी दिल्ली में भी नजर आया, जहां बारिश और जल भराव की स्थिति होने के बावजूद कांवड़ कांधे पर लिए एक कांवड़िए का उत्साह देखने वाला था। वो बारिश में भीगते हुए घुटनों तक भरे पानी के बीच भी आस्था, भक्ति और उत्साह के साथ कांवड़ टांगे अपने गंतव्य की ओर चल पड़ा था। गाजियाबाद से मयंक गौड़ और हापुड़ से देवेंद्र कुमार शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। कल सावन के महीने की शिवरात्रि है। इस खास मौके पे डाक विभाग श्रद्धालुओं के घर तक गंगा जल पहुंचाया जा रहा है ताकि भोले के भक्त अपने घर बैठे महादेव का अभिषेक कर सके। हरियाणा के कैथल में गंगा जल लेने के लिए लोग पोस्टल ऑफिस पहुंच रहे हैं। पोस्टल ऑफिस जाकर वहां से गंगा जल कलेक्ट कर रहे हैं, जबकि डाक विभाग ऑनलाइन ऑर्डर करने वालों तक भी गंगा जल पहुंचा रहा है। चलिए अब आपको वडोदरा लिए चलते हैं, जहां राखी के पर्व के लिए खास तैयारी की गई है। देश भर में जवानों के लिए यहां खास राखी तैयार की जा रही है। साथ ही यहां उन लोगों ने भी खास राखी भेजी है जो बहनें बॉर्डर पर अपने भाइयों के हाथ में राखी बांधना चाहती हैं। और देखिए तस्वीरें आप देख सकते हैं, यहां पर राखी बनाने की तैयारी तो पूरी कर ली गई है। राखी का खास त्योहार आने वाला है, इसको लेकर देश भर में अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जवानों के लिए यहां खास तरह की राखी तैयार की गई है। 2015 में एक क्लासरूम में ये प्रवृत्ति शुरू की थी
तब मैंने मेरे छात्रों से कहा था कि आप मुझे राखियाँ दीजिए, और लड़कों को कहा था कि आपके दिल में सैनिकों के प्रति जो भावना है वो शब्दबद्ध कीजिए। तो मुझे लड़कियों ने राखियाँ दी, वो 75 राखियाँ थी, और करीब करीब उतने ही खत मुझे लड़कों ने दिए। मैंने वो बॉर्डर पर भेज दिए, और रक्षाबंधन के दिन 3 लड़कियों को बॉर्डर से फ़ोन आए, और फिर कुछ लड़कों को मैसेजेस भी आए, खत भी आए। तो फिर दूसरे साल से यानी कि 2016 से मेरे भूतपूर्व छात्रों के साथ ये प्रवृत्ति मैंने ओपन टू ऑल कर दी, और अब मुझे देश विदेश से राखियाँ आती है, और हर साल हम ये बॉर्डर पर राखियाँ भेजते हैं। ये 10th ईयर है हमारा रक्षाबंधन विद इंडियन आर्मी का, और ऐसे ही हर साल हम लोग राखियाँ अलग अलग, मतलब सिर्फ बड़ौदा से नहीं तो और भी शहरों से और देश के बाहर से भी बहनें, हमारे जो बॉर्डर पे सोल्जर्स हैं, हमारे जो भाई हैं जो हमारे वहाँ पे रक्षा करते हैं दिन रात, उनके लिए राखियाँ भेजते हैं। और यहाँ पर हम उन्हीं सब राखियों का अच्छे से सॉर्टिंग पैकिंग करके, उसका ठीक से पूजन करके फिर हम उन्हें बॉर्डर भेजते हैं। सावन के महीने में देवघर के बाबा वैद्यनाथ धाम में इस बार श्रद्धालुओं ने दिल खोलकर दान दिया है। श्रद्धालुओं ने अब तक 1 करोड़ से ज्यादा का दान किया है, और सोना चांदी भी दान में आया है। यही नहीं, धाम को डॉलर्स और दूसरी करेंसी से भी आमदनी हुई है। सावन में देवघर के विश्व प्रसिद्ध द्वादश ज्योतिर्लिंग बाबा वैद्यनाथ धाम में आस्था और भक्ति का मेला लगा है। बाबा वैद्यनाथ मंदिर में पूजा आराधना करने के लिए देश विदेश से लाखों श्रद्धालु पहुंचते हैं, जहां भक्त सिर्फ पूजा पाठ ही नहीं करते बल्कि दिल खोलकर दान भी करते हैं। सावन के महीने में देवघर में बाबा वैद्यनाथ धाम को रुपए और डॉलर के साथ दूसरी करेंसी से भी आमदनी होती है। इस बार सावन में अब तक बाबा के धाम में श्रद्धालुओं ने 1 करोड़ 10 लाख रुपए दान किए हैं। मैंने जैसे आपको टोटल अभी आय का जो फिगर बताया था, वो बाबा मंदिर से जो हमें विभिन्न आय प्राप्त हुई है वो 1 करोड़ 10 लाख 78 हजार की आय है। इसमें जो दान पेटी में आय आ रही है, दान दिया जा रहा है, वो है। वैद्यनाथ धाम में कुल 18 दान पेटी लगी है। सावन के दूसरे सोमवार पर जब बाबा वैद्यनाथ धाम में लगी दान पेटियां खोली गयी, तो बाबा के धाम को 3870 नेपाली करेंसी के साथ ही 255 भूटान की करेंसी भी मिली। इतना ही नहीं, भक्तों ने दान पेटी में सोना और चांदी भी दान किया है। वैद्यनाथ धाम में सावन में अब तक करीब 14 लाख श्रद्धालुओं ने महादेव का जलाभिषेक किया है। सावन का महीना भगवान शिव को समर्पित रहता है, और माना जाता है कि भगवान शिव का जलाभिषेक करने से वो जल्दी प्रसन्न होते हैं। इसलिए देश के कोने कोने से श्रद्धालु और कांवड़िए श्रावणी मेले में यहाँ जलार्पण के लिए आते हैं, और अच्छा खासा चढ़ावा भी बाबा को अर्पित करते हैं। देवघर से शैलेंद्र मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। टाइम के आखिरी पड़ाव में कुछ महान और कामयाब लोगों की कहीं बातें आप तक पहुंचा रहे हैं। देखिए आज का विचार। रतन टाटा ने कहा है, मैं सही निर्णय लेने में विश्वास नहीं करता, मैं निर्णय लेता हूं और फिर उसे सही साबित कर देता हूं। इसी के साथ खबरों के इस लंच टाइम में फिलहाल के लिए बस इतना ही। हम दोनों को इजाजत दीजिए। मुलाकात होगी आप सभी के साथ। आप कल अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए GNT।